Hello viewers, I Dr. S.V.K. Lal welcome you all in my YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बीपीएससी और विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न रहता है भारतीय संविधान से, तो उसको उसमें जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का हम आज बेस तैयार करने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब का भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो ये सिलेबस में चूँकि हेडमास्टर का भी है तो एक इससे आपको जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इससे बहुत लाभ होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो हेडमास्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके भी सिलेबस में ये भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको मैं डील करने का कोशिश करूँगा, उस पर कुछ प्रकाश डालने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इसमें जो मुख्य बिंदु हैं संविधान सभा एवं उसका उनकी जो संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान सभा के सदस्य, जो विभिन्न अनुच्छेद हैं उस पर चर्चा करूँगा, मूल अधिकार, लीडिंग केस वगैरह, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन, उसके अलावा भी कुछ जो जुडिशियल मतलब जो संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम के जो पार्ट हैं कुछ उस पर भी चर्चा करेंगे। और बीच बीच में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चन सब भी आपके सामने में रखूँ ताकि आपको तैयारी करने में मदद मिले। तो सबसे पहले अब आते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान जो भारतीय संविधान बना उससे पहले भारत सरकार का जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसे शासन चलता था। तो भारत शासन अधिनियम का स्थान ये अधिनियम लिया। उससे पहले भी अधिनियम सब था, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा तैयार किया गया था। ब्रिटिश संसद भारत के लिए कानून बनाती थी और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जगह पर पीवी काउंसिल था। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, लेकिन संविधान सभा का गठन 1946 में ही हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 297 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चुनकर आए थे। तो इस हिसाब से जो संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें कोशिश ये की गई कि हर एक वर्ग से प्रतिनिधित्व हो, हर एक वर्ग का प्रतिनिधि हो, ताकि ये संविधान सबका प्रतिनिधि कर सके और सबके हित का इसमें ख्याल रखा जाए। भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है, बहुत सारी बातें कही गई हैं कि मतलब संघ और राज्य संघीयता और मतलब जो प्रांतीयता है इसका समन्वय है। कोई कहते हैं कि इसमें संघवाद का वर्चस्व है, तो कोई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, विद्वान जो विचारक लोग हैं, संविधान के विशेषज्ञ लोग हैं, उसमें से कुछ का कहना है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इस हिसाब से लोग कहते हैं। अब दुनिया के अलग अलग देशों के जो संविधान हैं उससे हम चर्चा करें तो देखेंगे कि अमेरिका का संविधान भारत के संविधान से बहुत छोटा है इसके आकार के तुलना में। इंग्लैंड की बात करेंगे तो कहा जाता है कि ब्रिटेन हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन बट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ द ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्रिटेन का जो के पास कोई संविधान नहीं है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है सो पूरे दुनिया के संविधान का जनक है, या मतलब ब्रिटेन इज़ द फादर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन अलग अलग जो संसद के द्वारा जो पारित हुआ है कानून सब, तो उस हिसाब से वहाँ चलता है, तो उसी को संविधान का दर्जा प्राप्त है। उसके अलावा दुनिया भर में आप देखेंगे कि भारत का संविधान दुनिया के हर एक संविधान से लिया है। आयरलैंड से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, अमेरिका से लिया है,
साउथ अफ्रीका से लिया है, रूस के संविधान से लिया है। तो मौका मिलेगा तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस देश से क्या सब लिया है। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा हुआ और संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। टोटल इसमें मतलब 389 सदस्य थे। पहली बैठक की बात करेंगे तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 389 सदस्य थे, 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चुन करके आए थे। सर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो उसके बाद चर्चा करते हैं कि अलग अलग इसमें कमेटी थी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही कमेटी या एक ही संविधान के सभा से संविधान बन गया, बल्कि इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग कमेटी सब थी, अलग अलग कमेटियां थी। तो उन कमेटियों के माध्यम से बना है। तो उसमें भी इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब रहता है। जैसे संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर होगा कि B.R. अम्बेडकर थे। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन सब पूछता है कि भारतीय संविधान का जनक किनको माना जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अब ये समझना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो बहुत ही बड़े विद्वान थे संविधान के और विदेश से पढ़ कर के आए थे। और जो अनेकों जो भारत में वंचित, उपेक्षित, पीड़ित व्यक्तियों के आवाज़ के प्रजाए हैं और गंभीर अध्येता रहे हैं, उनका वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब हम लोग जानते ही हैं कि बहुत बड़े मतलब संविधान विशेषज्ञ, और तब उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत का जो ड्राफ्टिंग संविधान का जो ड्राफ्ट कमेटी था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उसमें और कितने सदस्य थे, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा 4 सदस्य थे। तो उस सदस्य थे N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.N. मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान, P.S. मित्तर। तो ये लोग थे। तो इसमें से नामों को भी हम लोग याद रखें कि B.R. अम्बेडकर के अलावा और सदस्य सबका नाम क्या था। तो N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान, P.S. मित्तर, ये इनके और दूसरे सदस्य सब थे। तो उसके बाद का क्वेश्चन है कि मतलब संविधान तो का गठन तो हो गया, अब संविधान कब से प्रभावशाली हुआ, कब से प्रभावशील हुआ। तो संविधान जो प्रभावशील हुआ वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया। इसको संविधान के ग्रहण की तिथि कहते हैं। और जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। और हम लोग जानते ही हैं कि इसी दिन को भारत का गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया कब, तो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। उसके बाद है कि संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। तो इससे भी क्वेश्चन रहता है कि भारतीय संविधान को कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया। तो इसका उत्तर होगा आपको 26 जनवरी 1949। उसके अलावा कि संविधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर हुआ, तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष के द्वारा भारतीय संविधान पर
26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुआ। अब उसके अलावा जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कैसे चुने गए थे? तो संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने गए सदस्य थे। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, उसने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब स्वीकार किया? इस सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो इस सब को तिथि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया। उसके अलावा हम देखेंगे कि उसमें कुछ केस सब है, जैसे बहुत लीडिंग केस है गोलोकनाथ वाला और मतलब जो केशवानंद भारती वाला। तो इसमें केशवानंद भारती वाला जो केस है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि इसमें पूरा जो कंसेप्शन ही है वो बदल दिया गया या बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्धारित किया कि मतलब विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, आदमी में नहीं। इससे पहले गोलोकनाथ मामला में था कि ये भारतीय व्यक्ति में भारतीय संप्रभुता, विधिक संप्रभुता निवास करती है, जबकि केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, भारतीय संविधान में निहित है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना देखेंगे, वो बच्चा सबको भी पढ़ाया जाता है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये वाला जो है सो उद्देशिका हो गया, जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें इसका उद्देश्य है व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। उसके बाद देखेंगे हम कि जो मूल इसका प्रस्तावना है वो अभी मूल रूप में नहीं है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो उसके बाद जो है अब ये व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना क्या है? तो एक हिसाब से ये प्रस्तावना के अंतर्गत, जो उद्देशिका के अंतर्गत एक संकल्प है। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन सबको ध्यान में रखना है। ये सब क्वेश्चन सबको ध्यान में रख करके जो संविधान से रिलेटेड ये सब इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखे। खास करके जो 42वां संशोधन 1976 है, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष जैसे और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, तो इससे क्वेश्चन आते रहता है। बहुत सारा क्वेश्चन में आप जब देखेंगे कि मतलब आप देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट का जो यूपीपीएससी है, यूपीएससी है, बिहार है, सब में 42वां संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन आप बैक ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे कि ये 42वां संशोधन से क्वेश्चन रहता है। इसको अलग अलग ढंग से पूछेगा, जैसे कि संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसका जवाब होगा 42वां संशोधन। और उसके अलावा आप देखेंगे कि मतलब संविधान के का जो मतलब 24वां संशोधन है, उसमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 13 में खंड जोड़ करके अनुच्छेद 13 के अधीन अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन विधि अधीन नहीं है ये, तो ये जोड़ा गया था। उसके अलावा कुछ कुछ केस सब है, जैसे जैसे हमने अभी चर्चा किया गोलोकनाथ और भारती वाला केस, उसके अलावा केशवानंद भारती वाला केस, उसी हिसाब से SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 के केस में यह निर्णय दिया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। तो हमने देखा कि 42वां संशोधन जो हुआ 1976 में,
तो उसमें ये पंथ निरपेक्षता सब जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सब शब्द जोड़ा गया। और SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है, मूल ढांचा में है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं। अब 2-3 केस एकदम ध्यान में रखना है, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद है। तो उसमें जो कौन से सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जो उसका अध्यक्षता कर रहे थे मामला का, ये बहुमत से लिया गया निर्णय है, आपको ये जानना चाहिए। तो उस समय में जो है जो मतलब न्यायमूर्ति सीकरी थे, तत्कालीन मतलब न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने प्रस्तावना में जो है प्रस्तावना के बारे में लिखा इस केस में कि संविधान का अर्थान्वयन एवं निर्वाचन प्रस्तावना में अभिव्यक्त महान उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। मतलब जब कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या संविधान में लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, तो उस समय में आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बुल है, वो आपको गाइड करेगा। और उसमें जो संविधान में जो एक्सप्रेस्ड जो मतलब उच्च आदर्श जो है, ग्रेट आइडल्स है, तो इसको प्रस्तावना के आलोक में व्याख्या करनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 42वां संशोधन को भी याद रखिए। और मतलब जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद है, उसमें जो निहित फैसला में जो विचार व्यक्त किया गया है और उसका जो फैसला का जो मेन पूरा एक्सट्रैक्ट है, उसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो अलग अलग जो विधि शास्त्री लोग हुए हैं, जैसे किसने कहा था कि भारतीय संविधान एक केंद्रीय कृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, तो उसमें सर आइवर जेनिंग्स का नाम आता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है। तो भारतीय संविधान में हम देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री ही पूरा एकदम शासन चलाते हैं। तो उसमें आपको जो अनुच्छेद 74 है उसको ध्यान में रखिए कि 74 अनुच्छेद में क्या लिखा है। 74 अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति को और उनको कार्य करने में सहायता प्रदान करने के लिए, मतलब राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं तो उन कार्य में उनको हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए वो जो है एक प्रधानमंत्री का उनको नियुक्त करेंगे। और प्रधानमंत्री को जब वो नियुक्त करेंगे तो अनुच्छेद 75 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा, उनके मंत्रणा पर करेगा। इस हिसाब से 74-75 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछता है इससे क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 का क्या प्रावधान है। तो राष्ट्रपति को उनके कार्य में सहायता के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मतलब मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से करते हैं। तो ये अनुच्छेद 75 में है। तो उसके अलावा तो सबसे ये हुआ कि भारतीय संविधान में किस प्रणाली के गठन की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रणाली संसदीय है और संसदीय होते हुए भी राष्ट्रपति को पूरा जो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को ही बनाया गया है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करते हैं, वो ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हैं। तो इसमें इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी कुछ प्रावधान सब हैं जो, जैसे भारतीय संविधान में मतलब कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं। कितना संशोधन हुआ है। तो अब तो संशोधन बहुत हो गया है। तो इसको आप मतलब आंकड़ा सब के हिसाब से कर सकते हैं कि इसको अपडेट करते रहना होता है अखबार समाचार सब के माध्यम से।
और अलग अलग जो संशोधन है उसमें जो इम्पोर्टेंट संशोधन है उससे मतलब क्वेश्चन सभी रहता है। जैसे दल बदल से संबंधित जो संशोधन हुआ, 73वां संशोधन, 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। उसी हिसाब से मतलब जो 73वां संशोधन है वो कौन चीज़ से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 73वां जो हमारा संशोधन है वो है पंचायत से संबंधित है। उसके अलावा 74वां संशोधन क्या है, तो नगर निकाय से संबंधित है। तो इस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट संशोधन सब हुआ है उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये वैसे याद नहीं रखेगा कि ये पहला संशोधन, ये दूसरा, ये आप चार्ट बना करके उसको कर सकते हैं, लेकिन जब उसको घटना के हिसाब से उसको ये ध्यान में रखा जाएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि मूल अधिकार से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है, इसके बारे में मतलब जानना चाहिए कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है, कहाँ से मूल अधिकार लिया गया है। अब ये मतलब जो HM का जो परीक्षा होने वाला है तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार के रूप में जो शामिल किया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका उत्तर होगा आपको 86वां जो संविधान संशोधन था उस जो 2002 में हुआ, उसमें अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अधीन 6 वर्ष की आयु के से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई। और मतलब 86वां संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को शामिल में शिक्षा को शामिल कर लिया गया। इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है, ये खास करके HM एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में। और जनरल भी BPSC सब में भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको UPSC में पूछा था, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो UPSC के लिहाज से भी और BPSC भी और भी स्टेट एग्ज़ाम सब के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में कब शामिल किया गया था। उसके अलावा हम देखेंगे कि मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है, भारतीय संविधान मूल अधिकार का प्रवर्तन किस अनुच्छेद के हिसाब से करता है, किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद जो 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है। और मतलब जो मतलब राज्य है उसको परिभाषित किया है अनुच्छेद 12। अब अनुच्छेद उसके अलावा हम देखेंगे कि मतलब अलग अलग कुछ लीडिंग केस सब को भी देखेंगे कि लीडिंग केस की बात करें तो इसमें एक बहुत ख़ास केस हुआ है AR अंतुले बनाम AR नायक के बाद में नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में एक पूर्ववर्ती निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जो पहले से जो निर्णय दिया गया था, फैसला दिया गया था, तो उसके विपरीत फैसला दिया गया कि न्यायपालिका का संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य शब्द में सम्मिलित की जा सकती है। न्यायपालिका को भी राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया था। और जो अनुच्छेद 12 है और राज्य की परिभाषा देता है। संविधान 12 का मतलब ये अनुच्छेद है। तो ये सब कुछ लीडिंग फैसला है। आप देखेंगे कि एक फैसला में एक संस्था को राज्य के रूप में शामिल किया है, एक फैसला में नहीं किया है। तो ये खास करके जुडिशियरी एग्ज़ाम के लिए जब हम वीडियो बनाएंगे तब उसमें इस सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट जो कुछ सिद्धांत सब है उस सब पर चर्चा कर लेंगे। जैसे आच्छादन का सिद्धांत है, तो आच्छादन का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 13 में है। उसके अलावा आप देखेंगे कि मतलब अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनको अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। तो ये भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है। इसका तात्पर्य क्या है कि कोई ऐसा कानून अगर बनाए संसद जो कि मूल अधिकार को नष्ट कर रहा है या संविधान के द्वारा जो प्रदत्त
जो मूल अधिकार से संबंधित जो बातें हैं उसको मिनिमाइज कर रहा है, तो उसको अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है। उसके अलावा अनुच्छेद 13 बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये है सेक्शन है, ये अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद जो मतलब 13 है वो न्यायिक पुनरावलोकन का भी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो ये मतलब अनुच्छेद 13 क्या है, तो जुडिशियल रिव्यू है। तो उसको हम देखेंगे तो इसमें अलग अलग खंड भी है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 13(2) से यह स्पष्ट होता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मगर कोई विधि बना भी दी जाती है संसद के द्वारा तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे, हमने देखा कि मतलब भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो गया, तो इसका उत्तर ये है कि अलग अलग जो दुनिया के अलग अलग संविधान से अलग अलग चीज़ को लिया गया। तो जैसे मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, वो कहाँ से लिया गया, तो USA से लिया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में ना मतलब जुडिशियल सुप्रीमेसी है ना पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से आप देखिए। जैसे इंग्लैंड में पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है, जो भी मतलब कोर्ट है या मतलब जो भी संस्था है वो सब पर पार्लियामेंट का है, अगर वो कानून बना करके ऐसा कर सकता है। लेकिन भारत में हम क्या देखते हैं कि मतलब जो राष्ट्रपति जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका सबका प्रधान है, उसको शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति और मतलब संसद अगर कोई कानून बनाती है और वो कानून अगर मतलब संविधान विरुद्ध है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है कि वो उसको क्वेश कर दे, उसको समाप्त कर दे, निरस्त कर दे। और सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई गलती करता है तो संसद को पावर दिया है जो महाभियोग चला सके। और आप देखेंगे बहुत विलक्षण बात कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को मतलब महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सका। बात हुई है, चर्चा हुई है कि मतलब उसको लागू किया जाए, उस पर महाभियोग चलाया जाए, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई है। वैसे उससे पहले ही उनके द्वारा ये कर दिया गया है। तो अलग अलग देश से अलग अलग चीज़ सब लिया गया है। जैसे इंग्लैंड में पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है और अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, लेकिन भारत में रूल्स, मेरे विचार में भारतीय संविधान में रूल्स ऑफ लॉ को सुप्रीम बनाया गया है, कानून का शासन को सुप्रीम बनाया गया है। ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना मतलब जुडिशियरी सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है। रूल्स ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी व्यक्ति संविधान या देश से बड़ा नहीं है। इस बात की अभिव्यक्ति हुई है संविधान में, और लचीला भी बनाया गया है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और इसीलिए न्यायिक पुनर्विलोकन का जो मतलब ये दिया गया है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो कोई विधि निर्मित किया जाए या संशोधन जो किया जाए, तो उस विधि को उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया है कि अधिकारातीत संविधान के रूप में उसको घोषित कर सकता है। उसके अलावा जो हम देखेंगे कि मतलब जो अभी हमने चर्चा किया 13 के बारे में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कि इसमें अलग अलग इसका बहुत व्याख्या हुआ है। इस बहुत माने जो फैसला सबके हिसाब से भी इसमें जो निहित बात है उसको रेखांकित किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो समता के अधिकार से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता
अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, मतलब ये पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसमें अवसर के समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में छूत के उन्मूलन की बात की गई है, उसके अंत की बात की गई है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों, जैसे होता था ना कि मतलब राय बहादुर, इस सब का टाइटल जो अंग्रेजी हुकूमत देती थी, तो उसको 18 के अनुच्छेद 18 के हिसाब से उसको अंत किया गया है। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार कौन सेक्शन के हिसाब से मिलता है, तो लोक नियोजन के लिए हो गया आपको अनुच्छेद 17 में। इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। उसके अलावा भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करना है, जैसे 15(1) का क्या प्रावधान है। तो 15(1) का प्रावधान है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों और बच्चों के लिए जो विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 15(4) के अधीन शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में माने आरक्षण दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट सेक्शन सब के हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताने का कि अब आरक्षण पर भी बहुत ये चर्चित इशू है। तो 16(4) जो अनुच्छेद है संविधान का, उसके अंतर्गत कार्यपालिका के आदेश द्वारा भी आरक्षण किया जा सकता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि मतलब प्रोन्नत पद पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, इस पर भी केस वो सब हुआ है। तो उसमें अनुच्छेद 16(4)(a) के अधीन प्रावधान है कि मतलब प्रमोशन सब जो मिलता है उसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मतलब ये दिया जाए। और मतलब 19(2) के अधीन जो है अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद 2 है उसके अधीन राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, न्यायालय, उसमें न्यायालय के आधार पर अनुच्छेद 19 के 1 के द्वारा जो अधिकार दिया गया है उसको निर्बंधित किया जा सकता है। तो लोकहित अनुच्छेद 1902 के में दिए गए निर्बंधन के आधारों में से नहीं है। और 19(1) के हिसाब से जो निर्बंधित किया जा सकता है, जो प्रदत्त अधिकार है लोक व्यवस्था के लिए, लोक सुरक्षा के लिए, राज्य को ये पावर दिया है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि अब इसमें है कि कौन कौन सा अधिकार भारतीयों को है, कौन विदेशी को है। तो अनुच्छेद 19 में जो प्रदत्त स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, न कि विदेशियों को। और संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अधीन जो प्रदत्त मूल स्वतंत्रता का अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। उसके अलावा मतलब और भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं इसमें से कुछ अनुच्छेद सब के हिसाब से। और हम इसमें कुछ चाह रहे हैं कि आपको कुछ मतलब कुछ जो केस सब, लीडिंग केस सब हुआ है उस सब का भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मतलब बहुत चर्चित केस हुआ है विशाख बनाम राजस्थान राज्य। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है। उसके अलावा जो गोविंद बनाम मध्य प्रदेश का मामला है उसमें अनुच्छेद 21 के मामले में के आधार पर जो उसका विवाद था, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया
कि निजता का अधिकार जो है 21 में सम्मिलित है, और किसी व्यक्ति के एकांतता के अधिकार में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप अगर किया गया तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है, और अनुच्छेद 21 जो है वो मतलब उसमें जो व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। अब भारतीय संविधान के हिसाब से दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में के अधीन है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रक्रिया के अधीन है, तो इसका उत्तर होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है। और उसमें एक और भी बहुत यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है कि मतलब चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य के मामले में जो निर्णय हुआ है, तो वो भी सेक्शन 21 से रिलेटेड है। तो उसमें पूछा है कि आश्रय का अधिकार जब संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है, तो ये निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सेक्शन 21 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के अंतर्गत जो है प्रत्याभूत दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में विदेश गमन का अधिकार, एकांतता का अधिकार, ये सब चीज़ सब अलग अलग केस के मामला में रेखांकित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब उसमें देखेंगे कि मतलब सतबंध सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर के मामले में सेक्शन 21 के प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्रत्याभूत दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें विदेश गमन का भी अधिकार है। तो कुछ केस, एक आध ठो केस सबको मतलब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। केस को ध्यान में रखा जाए तो इसके आधार पर हम इसको समझ भी सकते हैं। और मतलब जो बच्चे सब हैं तो कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान इस सब में नहीं लगाया जाए, या जोखिम भरा काम में, फैक्ट्री में, खदान में, खनन में नहीं लगाया जाए। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 24 के हिसाब से है। अनुच्छेद 24 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाना में या खतरनाक काम में अब नहीं लगाया जाए। तो बाल श्रम सबको रोकने की दिशा में और बच्चों के बचपन को नहीं छीना जाए, उससे संबंधित ये हमारा आर्टिकल 24 हो गया, 24 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब अनुच्छेद 30(1) को देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके अंतर्गत जो है राज्य अपने अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। उसी का प्रयोग करके देख रहे हैं भारत में जो अल्पसंख्यकों के द्वारा कितना इंस्टीट्यूशन सबको खोला गया है। तो धर्म या भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अनुच्छेद 30 ये पावर देता है कि अपनी रुचि का संस्था को खोल सकें, शैक्षणिक संस्था को खोल सकें। तो ये अल्पसंख्यक के द्वारा जो शैक्षणिक संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, खोला जाता है, तो उससे संबंधित पावर उनको संविधान का आर्टिकल 30 देता है। अब एक बहुत ही चर्चित मामला हुआ है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो उसमें अनुच्छेद न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 31C के उस संशोधन को कि जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता था, शून्य घोषित किया गया। मतलब ये हुआ कि नीति निर्देशक तत्व जो है मूल अधिकार पर आच्छादित नहीं होगा। बहुत चर्चित मतलब फैसला हुआ है मिनर्वा मिल्स का। तो उसमें 31 ग का जो उपबंध है, अनुच्छेद 39 ख ग में जो अंतर्विष्ट निदेशक तत्व है, तो मूलाधिकार पर जो अतिक्रमण करने की जब बात होगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 31 ग के उस संशोधन को जिसमें राज्य नीति निर्देशक तत्व को जो प्रभावी बनाता था मूल अधिकार पर,
तो उसको शून्य घोषित किया गया। इसी हिसाब से अनुच्छेद 32 जो है, अब संविधान, अब कोई आदमी के संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण होता है तो उसका संवैधानिक अत्याचार का, संवैधानिक जो शोषण हुआ है उसका, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ऐसा अधिकार अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद है कि किसी का मूल अधिकार का जब उल्लंघन हुआ है तो उसको कहाँ से रिलीफ मिलेगा, कैसे वो उससे कहाँ ऑडिट कर सकता है। तो मूल अधिकार का जो हनन होगा तो प्रभावित व्यक्ति का रिट केवल उच्चतम न्यायालय सुनेगा, और अनुच्छेद 226 के अधीन जो उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके अपने मूल अधिकार को प्रवर्तित कर सकता है। तो ये 32 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि संवैधानिक उपचार का अधिकार का प्रावधान है। तो संविधान जो अनुच्छेद 32 है सर्वोच्च न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को परमादेश मेंडामस की रीट का पावर देता है। वहाँ इसके लिए कोई जो शोषित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, वो उसमें रीट दायर कर सकता है, और जो उच्च न्यायालय को पावर दिया है मेंडामस के तहत कि वो किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जो है वो जारी कर सकता है आदेश। तो इस हिसाब से लोकहित के लिए मुकदमों को अधिकारिता का आधार बनाया गया है 32(1) में। ये भी तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार इस हिसाब से दिया गया है इसमें। तो और उसके अलावा जो जो रीट होता है उसमें जैसे मेंडामिस हो गया, उसी हिसाब से एक अधिकार परीक्षा है। तो अधिकार परीक्षा क्वेश्चन पूछता है कि अधिकार परीक्षा का लेख कब जारी किया जाता है, क्यों जारी किया जाता है। तो ये अधिकार परीक्षा जो होता है ये किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध जारी किया जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि प्राधिकारपूर्ण लेख जारी करने की शक्ति किस न्यायालय में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों न्यायालय को ये पावर है। तो कुछ रीट सब का भी ध्यान रखना चाहिए। जो रीट जो होता है, जैसे परमादेश होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार परीक्षा होता है, तो इससे भी क्वेश्चन सब आते रहता है। तो ये अलग अलग इसको थोड़ा सा समझ लेना बहुत अच्छा है। ये चारों को समझने से आपको ज़्यादा क्वेश्चन कवर होगा। तो उत्प्रेषण रीट जो है न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है, जबकि परमादेश लोक कर्तव्य न करने वाले व्यक्तियों पर, और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है किसी नियम विरुद्ध अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है अनऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है तो उसके विरुद्ध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की मामला रीट में के अंतर्गत वो आदेश दिया जाता है। और जो अधिकार परीक्षा है और अनाधिकार व्यक्ति के द्वारा लोकपद धारण करने के मामले में उसके विरुद्ध ये दी जाती है। तो ये जो चारों रीट है उसको ध्यान में रख लीजिए। इसका नाम हो गया परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। उसके अलावा हम देखेंगे कि हर एक जो रीट है उसका कुछ क्वालिटी होता है, तो उसको मैंने संक्षेप में बताने का कोशिश किया आपको। अब उसके अलावा जो जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जितना हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था उसमें से एक को ख़त्म कर दिया गया। वो था कि संविधान संपत्ति का अधिकार जो है, तो संपत्ति के अधिकार को जनता सरकार के द्वारा ख़त्म किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है। मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज से लेकर के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तक जो किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार तक सीमित कर दिया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 में हुआ था। उसके द्वारा संवैधानिक अधिकार को
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? तो ये संपत्ति का अधिकार केवल एक विधि का अधिकार है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें है कि भारत का जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से वो लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व को, और मतलब ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है, और सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। तो इस हिसाब से हमको संक्षेप में ध्यान में रखना चाहिए। अब उस पर जो कुछ कथन सब है राज्य नीति निर्देशक तत्व पर, जो राज्य का नीति निर्देशक संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। अब राजनीति का जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग के संविधान के 4th भाग में है। संविधान के बारे में मतलब ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है? तो ये अनुच्छेद 37 है। उसके अलावा हम देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था रखने के लिए संबंधित प्रावधान किस सेक्शन में है? तो ये अनुच्छेद 39 में है। और हमारा जो सेक्शन 38 है वो क्या बताता है? तो हमको बताता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 38 में। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अलग अलग जो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद सब है। हालांकि मेरा मानना है कि हर एक मतलब अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये सब इनको ध्यान में रखना है। अब जैसे अनुच्छेद 45 है, तो 45 क्या कहता है? अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 45 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। अब ये कैसे हुआ है? तो इसमें हमने चर्चा किया कि 86वां 86th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ, जिसको हम कहते हैं कि मतलब 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2001, तो उसके द्वारा जो है अनुच्छेद 45 की जगह उसको प्रस्थापित किया गया 86वां संशोधन के द्वारा कि राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बालकों को जब तक कि 6 वर्ष पूरे नहीं हो जाते हैं देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और जो मौलिक कर्तव्य है जिसको सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, तो 42वां संशोधन के बाद जोड़ा गया है। और उसके अलावा ये किस भाग में है मूल कर्तव्य? तो संविधान का मतलब 4A भाग में है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि अनुच्छेद 51 क क्या कहता है? तो मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं को, जैसे मतलब राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रध्वज हुआ, तो उसका आदर करे। तो इस हिसाब से संवैधानिक कर्तव्य में ये आ गया। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान संविधान के किस चीज़ में वर्णित है, क्या है? तो राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य में आता है। अब ये जो हमारा ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, तो उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नया भाग 4 को अनुच्छेद 51 को जोड़ करके भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो संविधान के द्वारा जो कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न है उनको देखें कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति।
मतलब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री को सारा कार्य करते हुए, लेकिन जब संवैधानिक प्रधान की बात होगी तो हमारा ये जो राष्ट्रपति महोदय हैं, तो कार्यपालिका की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति महोदय हैं। किस संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से? तो 53 क के 53(1) के हिसाब से। उसके अलावा संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं। तो अब बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे कार्यपालिका का प्रधान है, न्यायपालिका का प्रधान है, विधान पालिका का प्रधान है, लेकिन वो राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। अब उससे इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित भी प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसका उम्र 35 होनी चाहिए। इस हिसाब से हम लोग इसको प्रयास किया, और मौका मिलेगा तो और भी हम इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो अब बचा खुचा समय है